Welcome to all new Homegram podcast series where we bring prestigious name of Indian real estate. So episode 1 में आज हम सिग्नेचर ग्लोबल के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रवि अग्रवाल जी के साथ एक एपिसोड शूट कर रहे हैं जिसमें इंडियन रियल एस्टेट मार्केट के बारे में, गुड़गांव रियल एस्टेट के बारे में, अफोर्डेबिलिटी के बारे में, मार्केट का बुल रन है या बुलिश है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ गुड़गांव को कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस हैं, पूरा ओवरव्यू आपको इनसाइड मिलने वाला है। और ये पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो कैसा परफॉर्म करेगी इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे वे में समझ आने वाला है। सो शुरू करते हैं पॉडकास्ट। सब लोग एक कमरे के घर में रहते थे हम। 22 लाख का फ्लैट आज की क्या वैल्यू? एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जो घर था वो 35 लाख रुपए का आता था। तो मन ये करता था कि यार इन लोगों के लिए जीवन में कुछ कर पाएंगे। हाँ, हजारों लाखों लोगों के लिए घर देने का विजन बना रहा। शायद नोएडा में भी सिग्नेचर ग्लोबल जल्दी आ सकता है। क्या गुड़गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बड़ी पॉपुलेशन हैंडल कर लेगा? 20 लाख लोग नहीं आए, 5 लाख नहीं घर चाहिए। गुड़गांव ये ज्यादा टू लग्जूरियस नहीं बन गया क्या? ये मार्केट सैचुरेशन पे पहुंच गई है? तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज अ कोर फॉर रिलीज। कौन सी माइक्रो मार्केट 2030 में सबसे अच्छा करेगी? फास्टेस्ट हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अर्बनाइजेशन भी उस तरह से ग्रो कर रही है, तो रियल एस्टेट पीछे कैसे रह सकता है? Welcome Ravi sir to the podcast. How are you sir? Wonderful, great. थैंक यू सो मच। पहले तो आपने टाइम दिया सर, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। और आज का सेशन जो हम रखने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि मैं तो बहुत सारी लर्निंग लेकर जाऊं, बट जो इनसाइट्स है पूरी इंडस्ट्री के सामने आने चाहिए। सो सर शुरू करते हैं आपकी जर्नी से। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा, आपकी स्कूलिंग कैसी रही, थोड़ा सा इनिशियल डेज के बारे में बताइए सर। हम लोग एक जॉइंट फैमिली है, हम लोग हम 4 भाई हैं। राइट। हम चारों भाई इकट्ठे रहते हैं अपनी मदर के साथ। राइट। ठीक है, घर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं हम लोग। ओके। और ये जैसे हम इकट्ठे बचपन में साथ रहते थे, हम आज भी वैसे ही रहते हैं। बहुत बढ़िया सर। हम सब लोगों का जो जन्म है वो उत्तराखंड में हुआ। ओके। उत्तराखंड में एक छोटी सी जगह है, आपने रुद्रपुर सुना होगा? बिल्कुल सुना है सर। रुद्रपुर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर पे, अगर आप नैनीताल रुद्रपुर आपने सुना होगा, तो रुद्रपुर से 15 किलोमीटर दूर एक छोटी सी जगह है, उसका नाम है किच्छा। एक कस्बा है, उस कस्बे में हम चारों भाइयों का जन्म हुआ। वहीं से बहुत लाइफ में हर तरह के उतार चढ़ाव हम लोगों ने जीवन में बहुत स्क्रैच से लाइफ स्टार्ट की थी। और हर पर्सन का उस तरह से तो हमने लाइफ बहुत जीरो से स्टार्ट की हुई है। हमने, हमारे पेरेंट्स ने उस तरह की अपब्रिंगिंग हमें उस तरह की दी कि भाई लाइफ में सच्चाई, ईमानदारी को फॉलो करना है। वो उनकी दी हुई वैल्यूज हैं जो आज तक सिग्नेचर ग्लोबल में नजर आते हैं। सो जैसे आपने बोला सर, ये भी बहुत बड़ी बात है, स्पेशली रियल एस्टेट इंडस्ट्री जहां पे हजारों करोड़ों की बातें होती हैं। 4 भाइयों के बीच में ऐसा प्यार, मैं पर्सनली ललित सर से भी मिला हूँ, प्रदीप सर से मिला हूँ, आपसे तो मुलाकात होती रहती है सर, देवेंद्र सर भी हैं। सो ये कहाँ से सर ये चीज निकल के आई कि हमें एक पूरी प्रॉपर कंपनी बिल्ड करनी है और चारों भाइयों को करनी है? और फिर मैं इसमें जानना भी चाहूंगा, अगर आप फटाफट जल्दी जल्दी बता दें कि किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिग्नेचर ग्लोबल में है। सबसे पहले सिग्नेचर ग्लोबल से पहले हम लोग ने कई सारे बिजनेसेस मल्टीपल किए और लास्ट में हम लोग एसएमसी के अंदर काम करते थे। हम चारों भाई जिस भी बिजनेस को किया, हम लोगों ने स्टार्टिंग से इकट्ठे होके सभी भाइयों ने इकट्ठा अपना उस पर काम किया। लास्ट में हमने जो बिजनेस किया, हम इक्विटी मार्केट से आते हैं। इक्विटी मार्केट जो एसएमसी के नाम से एक फर्म है, अच्छा काम करती है, अच्छी वेल नोन फर्म है तो इंडिया में, उसके अंदर हम चारों भाई ही काम करते थे। वहीं से हम लोगों ने जितना ये आज प्रोफेशनल लर्निंग्स हैं उसके अंदर कंट्रीब्यूशन, मेरे को लगता है उन लोगों की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन एज अ लर्निंग एसएमसी का हमारे को रिफ्लेक्शन कॉर्पोरेट जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है उसके एसएमसी के अंदर बहुत बड़ा उसका रोल है। अब चारों भाई इकट्ठे रहते हैं, मदर के साथ रहते हैं,
तो हम लोगों की जो आपस की बॉन्डिंग है वो इतनी जबरदस्त है कि हमारे सोचने का नजरिया भी और द वे वी थिंक वो भी सिमिलर है। ग्रेट। और कुछ भी हम लोग आज कुछ भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी किस तरह से बिजनेस करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सबकी सहमति होती है। सबकी सहमति से मिलके जुलके आपस में डिस्कशन करके, चारों भाई मिलके आपस में डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, वैल्यू सिस्टम जो पेरेंट्स का दिया हुआ है उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं और उसके बेस पे सारा बिजनेस हम वो आगे बढ़ाते हैं। हर पर्सन कंपनी में अलग अलग रोल निभाते हैं। हमारे यहाँ जैसे सबसे बड़े भाई हैं प्रदीप जी, ही इज द विजनरी इन आवर फर्म एंड ही इज द फ्रंट लीडर फॉर ऑल ऑफ अस। ही इज लाइक द फादर फिगर। वो विजनरी हैं, उनके साथ हम लोग सारे भाई मिलके इकट्ठा मिलके छत छाया में काम करते हैं। दूसरे भाई हैं ललित जी, उनसे वाले सेकंड नंबर जो हमारे ब्रदर हैं, वो पूरी कंस्ट्रक्शन में, वो हमारी पूरी कंपनी के विश्वकर्मा है, मतलब कि पूरी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, सारी कंस्ट्रक्शन। और वो इतनी मॉर्निंग टू नाइट ही वर्क लाइक एनीथिंग। फिर मुझसे बड़े वाले भाई हैं जो देवेंद्र जी हैं, और फोर्थ नंबर पे मैं और देवेंद्र जी, हम लोग सेल्स में मिलजुल के एकदम पूरी स्ट्रेटेजी के साथ मिलके काम करते हैं। सही है। मेरा थोड़ा बैकग्राउंड, क्योंकि मैंने प्रोफेशनली सीए क्वालिफाई किया है, तो थोड़ा सा, और इसके अलावा जो बैलेंस की जितने भी काम इस तरह के हैं वो लोग हम लोग मिलके आपस में, थोड़ा सा मेरा सीए होने का थोड़ा सा फायदा मुझे मिलता है कि भाई जहां तक कंप्लायंस पार्ट है, ये सारी थोड़ी चीजें, वो थोड़ा सा, हाँ, वो सारा थोड़ा सेक्शन और वो साथ में, और साथ में लेकिन एक प्रोफेशनल्स की बहुत बढ़िया टीम है, बहुत क्वालिफाइड लोग हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शन साइड में हैं, वार्षणी जी हैं, और भी प्रोफेशनल्स हैं, हमारे सीईओ हैं, सीएफओ हैं, और भी पूरी लार्जर टीम है, बहुत क्वालिफाइड केएमपीज हैं, एसएमपीज हैं, जो हमारी पूरी एक सिग्नेचर ग्लोबल फैमिली की कोर टीम है। दे वर्क लाइक 12 आवर्स अ डे, 14 आवर्स अ डे। It's a complete family. We are not family of 4 people. We are family of thousands of people. Wow. Actually. Great. We treat them not like employees. We treat them like the signature. Great. अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया, this is a surprising thing for me. बहुत कम लोगों को पता होगा कि आप सीए हैं। So करियर में सर कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? अगर बहुत स्टार्टिंग की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग उत्तराखंड में पैदा हुए, राइट, और बिल्कुल सब लोग एक कमरे के घर में रहते थे। हम चारों भाइयों की जो पैदाइश थी एक कमरे के घर में हुई थी, ठीक है। तो आप लोग स्टार्टिंग स्क्रैच की वहां से है। और सिग्नेचर ग्लोबल की 10 साल पहले स्टार्टिंग हुई, वो हमारी एक छोटे बिजनेस सेंटर से स्टार्टिंग हुई थी, जिसमें टोटल मिला के 3 चेयर थी, वो भी हमने रेंट पे ली। अच्छा, ठीक है। बिजनेस सेंटर में कहाँ था सर ये ऑफिस? यही गुड़गांव में एक शायद AIPL या समथिंग लाइक दैट, वहां पे एक बिजनेस सेंटर था, जिसमें टोटल मिला के 3 चेयर हमने, और हमें कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग भी करनी होती थी, हमें कॉन्फ्रेंस रूम भी लेना पड़ता था। तो वहां से एक 10 साल पहले की स्टार्टिंग सिग्नेचर ग्लोबल की पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। पहला ऑफिस हमारा जो खुला था, जो फॉर्मली खुला था, वो यही सिग्नेचर टावर में 11th फ्लोर पे हम लोगों का पहला ऑफिस ओपन हुआ था, मई 2014 में। उससे पहले जो ऑफिस था वो बिजनेस सेंटर में, वो 3 चेयर्स का ऑफिस था। मतलब कि स्टार्टिंग बहुत ही जीरो से स्टार्टिंग की, स्क्रैच से स्टार्ट किया। देखिए, लाइफ की स्टार्टिंग भी और रियल एस्टेट की स्टार्टिंग भी। इसमें सर एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे कि ये विजन डे 1 था हमारा कि हमें ऐसी कंपनी बनानी है जो कि कितने हजारों करोड़ों की हो जाएगी, या फिर ये चलते चलते जर्नी का पार्ट बना और आपने कहा कि नहीं, अब यार और बढ़ाते हैं, और भूख बढ़ाते हैं, और चीजें बड़ी करते हैं? पहले तो कोई विजन ऐसा नहीं था कि हमें 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है। अच्छा, ओके। शुरुआत में नहीं था? नहीं, 1000 करोड़ की कंपनी का विजन आज भी नहीं है। अच्छा, ओके। कि भी हमें इतना पैसा बनाना है, इसकी विजन नहीं है। हजारों लोगों को घर देना है, ये विजन था। बहुत बढ़िया था। मुझे याद पड़ता है कि जब स्टार्टिंग हम लोग कंपनी में, जो कंपनी का पहला प्रोजेक्ट हम 2014 के अंदर में लॉन्च किया था, 10 साल पहले, अक्टूबर 2000, आज ऑलमोस्ट 10 साल से प्लस 10 साल हो गए। उससे पहले 5 साल तक बहुत ही ग्राउंड लेवल R&D रिसर्च का नेचर है। तो गुड़गांव में बहुत सारे डीलर इस तरह से, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हम जानते होंगे, मैं काफी सारे ऐसे इस तरह से उस लेवल पे
उन लोगों से मिलता था जब जिनके पास टोटल मिला के 3 चेयर्स वाला ऑफिस हुआ करता था। अच्छा, ठीक है, बहुत सारे आज भी वो डीलर्स मेरे को जब भी मीट में मिलते हैं तो वो पहचानते हैं। तो मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंटायर इंडिया उस लेवल के डीलर्स, उस लेवल की, ताकि हमें पता लगे एक्चुअल व्हाट इज द नीड ऑफ द रियल एस्टेट। दूसरा क्या था कि हम सब लोगों का क्योंकि बेस फादर साहब जिस तरह के थे, हमारी वैल्यू सिस्टम जिस तरह के, तो एक चीज हम लोग देखते थे, लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रह रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बहुत ज्यादा खराब है कि वहां पर बेसिक सीवेज की अमेनिटीज भी नहीं। तो लाइफ में ये था कि यार तो जीवन में अगर हम कुछ कर पाए एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जो घर था वो 35 लाख रुपए का आता था। तो मन ये करता था कि यार इन लोगों के लिए जीवन में कुछ कर पाएंगे। तो बाय गॉड ग्रेस हरियाणा गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी, हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 आई, वो अगस्त 2013 में नोटिफाई हुई। तो हम लोगों का, भाइयों का, सबका बैकग्राउंड प्रोफेशनल था, उस तरह का कॉर्पोरेट बैकग्राउंड था, अच्छा था। तो हम लोगों को लगा दिस इज द राइट पॉलिसी। जिस चीज में हम सोचते हैं कि लोगों की लाइफ को बेहतर करने के लिए दिस इज द राइट मोमेंट, तब हमने 2 लैंड पार्सल उस समय, जो पहला प्रोजेक्ट सोलेरा 1 के नाम से लॉन्च हुआ और एक सेकंड हमने लैंड ली थी सेक्टर 93 जो ऑर्चर्ड एवेन्यू 1 के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। तो हमने वो दोनों लैंड पार्सल उसमें एक्वायर किए और अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंदर उसको अप्लाई किया। तो वो मैच किस तरह से करता था कि लोग कॉलोनीज में रह रहे थे जहां 35 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का घर था। हम ये पॉलिसी प्रिस्क्राइब करती थी 12.5 लाख रुपए से 22.5 लाख रुपए, 25 लाख रुपए के आसपास का घर, 2 BHK 3 BHK प्रोवाइड करती थी। तो हम बोले कि ये परफेक्ट है। हमें हमसे पहले इक्विटी मार्केट में आर्बिट्राज करते थे, तो हमारी रिटर्न पैसे पे बनती थी 12-15% एनुअली। तो हमें लगता था सिक्योर रिटर्न है। तो हमें लगता था ये भी रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि इस रेंज का प्रोडक्ट बेचना थोड़ा सा आसान था, तो हमें लगता था ये परफेक्ट है। इसमें हमारी लाइफ में वैल्यू सिस्टम भी अच्छा होता है और बिजनेस भी, क्योंकि हम लोग चारों भाई एक ही बिजनेस में काम करते थे इक्विटी मार्केट में। तो हमें लगा कि एज ए फैमिली हमें एक बिजनेस को और स्टार्ट करना चाहिए। तो वो एक्सीडेंटली, हाँ, ये थॉट प्रोसेस हजारों करोड़ की कंपनी का विजन कभी नहीं था। हाँ, हजारों लाखों लोगों के लिए घर देने का विजन बना रहा। तो 2014 में जैसे आपने बोला सर कि शुरुआत की हमने, 2 प्लॉट लिए और उसके बाद उस पे कंस्ट्रक्ट किए, और मासेस में सबसे बड़ी बात है मासेस को कैटर किया आपने। 35 लाख रुपए में अनऑथराइज कॉलोनी में घर मिलता था और आपने एक विजन सोचा कि नहीं यार इन्हें एक न्यू डेवलपमेंट देते हैं। तो 2014 की उस टाइम की रियल एस्टेट मार्केट कैसी थी सर? मतलब आज तो हम देखते हैं मार्केट कहां से कहां जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इनिशियल डेज में जब आप आए रियल एस्टेट में, तब मार्केट कैसी थी? देखिए 2014 की यहाँ तक बात करें तो रियल एस्टेट में उस समय कोई पर्सन रियल एस्टेट परचेज नहीं करना चाहता था। हम लोग अफोर्डेबल भी लॉन्च करते थे जो 22 लाख रुपए का, तो भी उसको भी लेके एक, मतलब कि एक बहुत मेहनत करनी पड़ती थी कि लोगों को ये बात समझानी पड़ती थी जाके, हाँ भाई से प्रॉपर्टी आप ले लो। राइट। आज 20 लाख की कार पार्किंग है सर। आज 20 लाख की कार पार्किंग है, तो 20 लाख रुपए का घर बेचना था। तब हम लोग समझाते थे वैसे में तो ये लाइफ टाइम का एक मौका है जिसमें आपका घर बन सकता है। बाय गॉड ग्रेस हमने उस सेगमेंट में करीबन 18,000 लोगों को, 18,000 फैमिली, यानी करीबन, तो अगर हम 4 लोग एक घर में माने तो करीबन 72,000 पीपल्स को वी हैव टच्ड द लाइफ। वाओ, ग्रेट ग्रेट। एक आपने जैसे 22 लाख 15 से 22 लाख वाली बात की, एक रफ आइडिया सर मैं पूछना चाहूंगा, उस टाइम का 22 लाख का फ्लैट आज की क्या वैल्यू होगी उसकी? मुझे प्राइसिंग का हाँ, मेरे को कई बार आके डिस्ट्रीब्यूटर्स बताते हैं कि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग रेट है, हर एक प्रोजेक्ट का अपना अपना रेट है। मुझे नहीं पता, एक लास्ट अपडेट में किसी ने कहा कि भाई जो आपने जो 22 लाख का यहाँ पर बेचा था इस वाले सेक्टर में, शायद वो 70-80 तक भी, उससे भी ज्यादा अच्छा ट्रेड हुआ है। मिलता नहीं है सर इस टाइम पे कहीं पे भी अफोर्डेबल बना हुआ रेडी टू मूव इन 70, 75, 80 लाख रुपए बेरे मिनिमम रेट हो गया गुड़गांव का। मुझे खुशी है उस चीज की, लोगों का घर भी बना और वेल्थ भी। सो सर 10 इयर्स की जर्नी में क्विकली अगर ऐसी कोई 3 लर्निंग आप बताएं सिग्नेचर ग्लोबल में बिल्ड करते हुए इस कंपनी को, तो वो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले तो कोई भी बिजनेस बिल्ड करना हो, उसमें एक तो सबसे पहले ये होना चाहिए, उसके पीछे एक जस्ट अ कॉज होना चाहिए। जस्ट अ कॉज मींस एक उसके पीछे कॉज होना चाहिए, कॉज नोबल होना चाहिए।
ग्रेट। और वो मासेस को इम्पैक्ट करना चाहिए पॉजिटिवली। तो कोई भी बिजनेस बिल्ड करना हो, वो खाली रियल एस्टेट नहीं है। दूसरा, वैल्यू सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सच्चाई ईमानदारी पे टिका हुआ होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोगों का टैगलाइन भी है, रियलिटी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमारी इथोस हैं। तीसरा, जो सबसे पहले जो आपकी टीम मेंबर्स हैं या आपके साथ जुड़े हुए लोग जो हैं, चाहे वो वेंडर्स हों, चाहे आपके कितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हों, सप्लायर्स हों, और जितने भी एम्प्लॉइज या जितनी भी टीम लोग काम करते हैं, ट्रीट देम लाइक अ फैमिली, ट्रीट देम लाइक ह्यूमनली। आप उनसे सिर्फ मनी, पैसे और लेन देन नहीं है, शायद जिंदगी के अंदर वो महत्वपूर्ण ज्यादा है कि हम लोगों को जोड़ के उनको ग्रोथ कराएं मिलके। अगर आप लोगों को, अपने साथ वालों को ग्रोथ कराते हैं, तो आपकी ग्रोथ अपने आप ही हो जाती है। ये लेट्स ग्रो टुगेदर की फिनोमेना पे सिग्नेचर ग्लोबल चलती है। 3 पॉइंट बताया आपने सर। पहला पॉइंट कि कोई कॉज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो आपने बताया, एक तो रिलेशनशिप वाला पॉइंट बड़ा क्लियर कर दिया कि अपने सारे एम्प्लॉयज को आप फैमिली की तरह लेके चलें। और एक जो तीसरा पॉइंट है, वैल्यू सिस्टम। हाँ, वैल्यू सिस्टम। सो वैल्यू सिस्टम में कोई भी आप चीज सेल कर रहे हैं तो उसे एक तरह से आप वैल्यू जितना डाल सकते हैं उतना डालिए। सर, अब सिग्नेचर ग्लोबल 10 साल में कहां से कहां पहुंच गया हमने देखा। सो स्टार्टिंग हुई अफोर्डेबल से, फिर आप मिड सेगमेंट पे आए, अब लग्जरी पिछले 1 साल से हम बात कर रहे हैं। सो ये लग्जरी सेगमेंट में भी अफोर्डेबल में इतना अच्छा काम करने के बाद मिड सेगमेंट में कहीं ना कहीं आप पायनियर बन के गुड़गांव में निकले। आज लग्जरी सेगमेंट में आने के पीछे क्या मोटिव था, सबसे पहली चीज, और आगे हमारा प्रोस्पेक्टिव लग्जरी सेगमेंट में किस लेवल तक जाने का? देखिए, बेसिक थ्योरी वही है, जितने ज्यादा लोगों की लाइफ को हम बेटर कर सकें। हमें हर कस्टमर के लिए कोशिश, हर पर्सन के लिए, चाहे वो हमारे यहाँ अफोर्डेबल लेता है, चाहे मिड लेवल इनकम लेता है, या मिड लेवल लग्जरी, या हम लोग बोले इसको प्रीमियम लग्जरी लेता है, हर पर्सन की लाइफ को, आप हर पर्सन के अंदर लाइफ में बेटर करने के लिए कुछ है। तो कोई भी चीज हम डेवलप करें, सबसे पहले तो वो फाइनेंशियली, यानी कि उसका पॉकेट अलाउ करना चाहिए उस पैसे। बिल्कुल ठीक है। मतलब कि वो इतना बड़ा इसी रेट का होना चाहिए जिस रेट को वो अफोर्ड कर सके। अफोर्डेबिलिटी की डेफिनेशन ये नहीं कि 25 लाख रुपए का है या 50 लाख का है तो अफोर्डेबल है, और 5 करोड़ रुपए का है तो वो आज गुड़गांव की अफोर्डेबिलिटी 2 करोड़ से शुरू होती है। अफोर्डेबिलिटी सही है। अफोर्डेबिलिटी में सब्जेक्टिव थिंग, एक बंदे के लिए 50 लाख महंगा हो सकता है, एक बंदे के लिए 5 करोड़ सस्ता हो सकता है जी। लेकिन जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करें, उस प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू सिस्टम डालिए। उसके अंदर वो अगर प्रोडक्ट बनता है कि 7 करोड़ का प्रोडक्ट होना चाहिए, 8 करोड़ का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो आप उसको 1 करोड़ रुपए कम में बेचिए आप उसको। ठीक है, अगर वो 2 करोड़ का प्रोडक्ट है और या 2.5 या करोड़ का या 3 करोड़ का प्रोडक्ट है, 3 करोड़ का प्रोडक्ट है, तो आप उसको 50 लाख कम में बेचिए, ना कि उसको 50 लाख रुपए ज्यादा में बेचिए, ताकि कस्टमर को वैल्यू उसके टेबल पे हम छोड़े। और उसकी लाइफ में के सारे पहलू, उसकी फैमिली को, जो लाइफ को बेटर कर सकते हो, हम वो सारे फैक्टर्स उसके अंदर डालें। ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर। आज के टाइम पे तो मैं गुड़गांव रियल एस्टेट में देखूं तो ये बोलना नहीं चाहिए, बट बुल रन का बेनिफिट हर कोई उठाता है। ये ऐसे बड़े अच्छे खासे कमेंट्स आते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि यार सबसे ज्यादा बेनिफिट बिल्डर्स का है कि तेजी की मार्केट में रेट भी उस तेजी का निकालें। बट जेन्युइनली मैं आपको बात बताऊं, मैं एक ऐसे फ्रंट पे बैठता हूं जहाँ पे कस्टमर के साथ रोज का इंटरेक्शन है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। सिग्नेचर ग्लोबल जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देता है कि आज जितने पैसे हम ले रहे हैं उससे ज्यादा दे रहे हैं, ये मेरे को भी अंदर से फीलिंग आती है, कन्विक्शन आती है। इसीलिए शायद मैं बढ़ चढ़ के सिग्नेचर के प्रोजेक्ट्स भी बताता हूँ। तो आगे चलते हैं सर, आगे बात करते हैं गुड़गांव की। गुड़गांव का ट्रांसफॉर्मेशन हम सब ने देखा है। रियल एस्टेट मार्केट कहां से कहां पहुंच गई। अब आपने कई फेजेस देख लिए सर। पिछले 10 साल पहले वाला फेज भी आपने देख लिया, 2014 वाली मार्केट जहां पे आपने बोला 22 लाख का अफोर्डेबल भी बेचना मुश्किल हो रहा था। आज का फेज पिछला 2.5 साल हम देखें जहां पे गुड़गांव पावर हाउस ऑफ लग्जरी की तरह निकल के आ गया। सो मैं जानना चाहता हूं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, अगले 10 साल की भी हम बात कर लेते हैं। आप गुड़गांव को कहां देखते हैं? पुरानी वाली गुड़गांव, आज वाली गुड़गांव, और आज से 10 साल वाली बाद वाली गुड़गांव? गुड़गांव में पिछले 10 साल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। 10 साल पहले अगर हम लेटेस्ट
कहीं पर भी जब इंफ्रा आता है तो वो जगह चेंज हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा बड़ा इंफ्रा डेवलपमेंट आया जो दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे आया। देखिए, तीसरा ऑलरेडी NH8 को और वाइड किया जा रहा है और अच्छा किया जा रहा है। साउदर्न पेरिफेरी रोड को सेंट्रल स्टेब्लिश लेवल पे किया जा रहा है। तो पिछले 10 साल में इंफ्रा के लेवल पे गुड़गांव में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आए हैं। राइट। जब भी कोई भी सिटी में इंफ्रा चेंज होता है तो सिटी पूरी चेंज होती है। उसमें कोई रातों रात कोई ऐसा चमत्कार नहीं होता है। इंफ्रा इज द ओनली की थिंग जो किसी भी सिटी को बढ़िया और बेहतर बनाती है। गुड़गांव ने उस चीज को, माइलस्टोन को, एक गुड़गांव ने, मेरे को लगता है, पूरी दुनिया के पटल पे एक ट्रस्ट का नाम बिल्ड किया है। आज भी फॉर्चून 500 कंपनीज में से करीबन 250 से 300 कंपनीज गुड़गांव पे रिलाय करके अपने ऑफिस बनाती है। बिल्कुल ठीक है। सुना है उन्होंने गुड़गांव। तो गुड़गांव, इट्स नॉट गुड़गांव, इट्स ए मिलेनियम सिटी एक्चुअली, जो लाखों लोगों का सपना एम्प्लॉयमेंट का। आज भी दिल्ली में लोग जो रहते हैं गुड़गांव में काम करते हैं। तो गुड़गांव इज अ हब। गुड़गांव तो, और मुझे ये लगता है 10 साल पहले गुड़गांव के अंदर मेजर चेंजेस स्टार्ट हुए थे। बीच में एक बार रहना आने के बाद बहुत ट्रस्ट का फर्क आया 2016 के बाद। बहुत ज्यादा जो ट्रस्ट, एक डेफिसिट पूरी रियल एस्टेट मार्केट में हुआ था, वो डेफिसिट को सही करने का काम जो है वो रेरा ने किया। राइट। कोई जैसे मान लो कोई सर्टिफाइड कर देता है ना कोई चीज को, ट्रांसपेरेंसी आ गई। जितने भी आज भी आप गुड़गांव की बहुत सारी MNCs हैं, बहुत सारी कंपनीज, अगर आप लिस्टिंग भी देखो गुड़गांव से बहुत सारी कंपनीज की लिस्टिंग हुई है। मैं नाम नहीं लिखता, लेकिन इंडिया की टॉप कंपनीज के अंदर उनका नाम, जो गुड़गांव में बेस्ड है कंपनी, उनके नाम आ गए। गुड़गांव में तो बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट भी हो रही है। मैंने सुना इतने करोड़ रुपए के अपार्टमेंट वहां पे इसलिए हो रहा है, यानी कि ये हब है एस्पिरेशंस का, हब है एस्पिरेशंस का। इसका फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट लगता है बिकॉज ऑफ इंफ्रा स्टोरी एंड द ट्रस्ट गिवन बाय द बिग इंस्टीट्यूशंस। तो मुझे लगता है इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होना चाहिए फंडामेंटली। अच्छा सर, एक गुड़गांव की मैं पॉपुलेशन देख रहा था, so, एज पर सेंसेक्स 2011 में लगभग 14 लाख पॉपुलेशन है। अभी नए कई ट्रेंड्स दिखा रहे हैं कि अभी 2024 में ये लगभग 23-24 लाख टच कर चुकी है। 2031 में यही पॉपुलेशन 42 लाख हो जाएगी। सो मैं एक चीज जानना चाहता हूं सर, जहां पे दिल्ली वर्सेस गुड़गांव, दिल्ली धीरे धीरे करके और एक्सपेंसिव हो रहा है, स्पेशली कई लोकेशंस तो जोरबाग जैसी, पंचशील, सफदरजंग एनक्लेव 12 से लेके 15 लाख रुपए तक रेट पहुंच गया है। स्टिल यहाँ पे अगर हम बात करें, जब 40-42 लाख लोग आ जाएंगे सर, क्या गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बड़ी पॉपुलेशन हैंडल कर लेगा? सबसे पहले तो जो गुड़गांव के अंदर अगर हम बात करें, जैसे आपने जिस तरह से मुझे बताया कि आज 2024 के अंदर 22 लाख की पॉपुलेशन है, 2031 तक 42 लाख की पॉपुलेशन है, यानी करीबन 20 लाख लोग नए ऐड हो जी। अगर हम 4 लोगों का एक घर माने तो 5 लाख नए घर चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और जो एनुअल सेल्स है गुड़गांव की, मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट के हिसाब से करीबन 2022 में शायद 35 या 36 हजार घर बिके हैं, और शायद उसके बाद 33-34 हजार के आसपास में, एवरेज में 35 हजार के घर। तो अगर एवरेज सप्लाई, अगर 2031 के हम जो 5 लाख घर चाहिए, तो अगर हम 4 साल का डेवलपमेंट पीरियड माने, एवरेज में प्रोजेक्ट का 4 साल माने, 5 साल, तो 2027 तक, यानी कि 24, 25, 26 और 27, 4 साल डिलीवरी टाइम, 4 साल में, अगले 4 साल का डिलीवरी टाइम है और 4 साल का ही सेल्स टाइम है। ठीक है, अगर हम 2024 को मान लें तो आज, तो 5 लाख घर, यानी कि हर साल 1.25 लाख घर बिकने चाहिए, तभी वो 2031 में। लेकिन जो एवरेज सेल्स है गुड़गांव के अंदर वो 35,000 घर की है, यानी कि हम लोग 1,25,000 घर की बजाय सिर्फ 35,000 घर बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये डिमांड और सप्लाई का गैप है जो गुड़गांव में, मुझे लगता है, जो जिस तरह से आपने डाटा बताया उस हिसाब से ये नंबर बनता है। और क्योंकि इंफ्रा गुड़गांव के अंदर
मुझे लगता है अथॉरिटीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पिछले काफी टाइम में उन लोगों ने बहुत अच्छा काम, चेंजेस किए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतने अच्छे एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, इंफ्रा का उसका लाइन डेवलपमेंट हो रहा है। रिसेंटली द्वारका एक्सप्रेस वे इनॉग्रेट हो गया, SPR डेवलपमेंट हो रहा है, दिल्ली में वडोदरा एक्सप्रेस वे डेवलप हो गया, NH8 ऑलरेडी बेहतर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अथॉरिटीज आर वेरी वेरी गुड ऑन वर्क, गवर्नमेंट इज वेरी पॉजिटिव अबाउट, दे अंडरस्टैंड देयर इज अ नीड एंड वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि दे आर रेडी टू वर्क ऑन इट एंड डिलीवर इट। तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा। ओके, तो मतलब हम कहीं ना कहीं अगले 5 से 10 साल में उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी देख सकते हैं, जो धीरे धीरे करके चीजें इंप्रूव होंगी, होती रहेंगी। पिछले 10 साल में जो चेंजेस आए हैं, आपने गवर्नमेंट में देखा होगा 10 साल के अंदर इंफ्रा में मेजर चेंज आए हैं। तो हम ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि उस स्पीड से और वो स्पीड और बेहतर हो पाएगी और इम्प्रूवमेंट होगी। अब एक पॉइंट आता है सर, जब भी हम गुड़गांव की बात करते हैं तो आजकल तो गुड़गांव को मुंबई के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया है। सो एक क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में है, गुड़गांव ये ज्यादा टू लग्जूरियस नहीं बन गया? क्योंकि हर एक नया प्रोजेक्ट आता है, मुझे नहीं लगता कोई अपने आप को लग्जरी प्रोजेक्ट ना कहता हो। सबसे पहली चीज, कहने वाली बात तो है ही, रेट भी लग्जरी वाले। और फिर सबसे बड़ी बात आती है सर, अगर हम सिर्फ लग्जरी हाउसिंग की बात करें, यही वाली चीज चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी पे भी फर्क पड़ेगा। सो आपको क्या लगता है सर, क्या ये ओवर सप्लाई हो रही है लग्जरी मार्केट की? देखिए, सप्लाई वाले डाटा पे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ओवरऑल सप्लाई की बात कर ली हमने। ओवरऑल सप्लाई। दूसरी बात करते हैं, जहां तक एज सिग्नेचर ग्लोबल हम बात करें, हाँ जी, तो हम लोग सदा, हमारे थॉट प्रोसेस है कि हम लोग मास लेवल को इफेक्ट कर सकें, मैक्सिमम लोगों की लाइफ को बेटर बना। इसलिए हम आज भी जो लॉन्चेस लेके आ रहे हैं उसके अंदर आज हम 1.25 करोड़ रुपए की रेंज से लेकर 1.25 करोड़ रुपए की प्लॉट से लेकर 2 करोड़ रुपए के फ्लोर से लेकर और 5 करोड़ रुपए तक के हाई राइज और लग्जरी, हर क्लास के लिए हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। हम लोग खाली सिर्फ लग्जरी, खाली अल्ट्रा लग्जरी कैटर नहीं कर रहे, खाली अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी के अंदर भी हम कोशिश ये करते हैं जैसे कि हम वो वैल्यू हाउसिंग करें। ये नहीं सिर्फ हमें 8 से 10 करोड़ रुपए 10 करोड़ के घर बनाने, नहीं, हमें कोशिश एक रीजनेबल रेंज की हम लोग रखेंगे ताकि हर क्लास को मैक्सिमम को इफेक्ट कर पाए, पॉजिटिव कर पाए, उनको घर दे पाए। सो लग्जरी मार्केट कहीं ना कहीं टू लग्जूरियस बन रहा है, बट सिग्नेचर ग्लोबल अलग अलग 1.5 से लेके 2 करोड़ 3, 4, 5 हर एक कैटेगरी को कैटर कर रहा है। अच्छा सर, एक और पॉइंट आता है, गुड़गांव रियल एस्टेट की बात करते हैं, हमने एग्जांपल देने में तो बड़ा मजा आता है कि 2.5 साल में इतने % ग्रोथ होगी, कई इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, डबल से भी ज्यादा हो गई। सिग्नेचर ग्लोबल की भी हम बात करते हैं, 80-80 लाख वाले फ्लोर 2-2 करोड़ रुपए के हो गए बनते बनते। तो इतनी ट्रिमेंडस ग्रोथ आई है 2.5 साल में, तो कई लोगों को तो ये डर लगता है कि यार ये वाली मैंने बस या ट्रेन मिस तो नहीं कर दी। तो एक चीज जरूर आती है दिमाग में सर, क्या ये मार्केट सैचुरेशन पे पहुंच गई है या स्टेबिलिटी आ गई है, या फिर ये बुलिश मार्केट अब कहीं ना कहीं और थोड़ा स्पीड पकड़ेगी? तो आपका क्या कहना है कि सर अभी गुड़गांव मार्केट कहाँ स्टैंड करती है? अच्छा, मैं इसको आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ जी, कि कहाँ पर प्राइसिंग ज्यादा होनी चाहिए, जहाँ इंफ्रा अच्छा हो या इंफ्रा खराब हो? जहाँ पे इंफ्रा अच्छा हो वहां ज्यादा प्राइसिंग होनी चाहिए। ठीक है, अभी आपने बताया कि पंचशील में उस साइड दूरबाग में 15 लाख रुपए रेट है और दिल्ली का इंफ्रा है जी, जिसमें चेंजेस नहीं होते कि दिल्ली पुरानी बस। बिल्कुल ठीक है, वहां 15 लाख रुपए गज का रेट है जी। अगर गुड़गांव के गोल्फ कोर्स में जाके पता करें तो वहां 4 लाख रुपए गज का रेट। बिल्कुल। तो इंफ्रा ऑफ जोरबाग इज बेटर देन द गोल्फ कोर्स, इज इट? नहीं सर, नहीं। व्हाई 15 लाख वर्सेस 4 लाख? तो हम बेसिक एक बात कहें, जो प्राइसिंग है गुड़गांव में सप्लाई और डिमांड का गैप है फर्स्ट। दूसरा, गुड़गांव में एस्पिरेशनल होम्स आ रहे हैं और गुड़गांव का इंफ्रा, अगर मैं फंडामेंटली जो पुराना दिल्ली बसा हुआ है उसके मुकाबले मच बेटर है। तो मुझे लगता है कि ये इम्बैलेंस है, 15 लाख वर्सेस 4 लाख, 4 लाख का गुड़गांव में, 15 लाख रुपए दिल्ली में, तो ये इम्बैलेंस है। ये इम्बैलेंस को बैलेंस, कभी भी कोई चीज इम्बैलेंस नहीं रह सकती, उसको बैलेंस में आना पड़ेगा। तो अगर दिल्ली के प्राइसेस सस्टेन करते हैं, इस तरह से रहते हैं, तो मुझे लगता है गुड़गांव बढ़ता जाएगा। मतलब कि मेरे को लगता है कि भाई ये इम्बैलेंस रहना नहीं चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। एक इससे भी बड़ा अच्छा पॉइंट आता है सर, दिल्ली लिविंग वर्सेस गुड़गांव लिविंग। आजकल लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है
कि यार एक कोठी सिस्टम, विला सिस्टम से लोगों को कम्युनिटी लिविंग बड़ी अच्छी लगती है, एक ट्रॉफी एड्रेस बड़ा अच्छा लगता है कि मैं उस सेक्टर में इस प्रोजेक्ट में रहता हूँ। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। और मोरलेस जो नई जनरेशन आ रही है, दे नीड अमेनिटीज, दे नीड लाइफस्टाइल। तो उसके बाद अगर हम देखें, ये भी सबसे बड़ा मेन कारण है दिल्ली का स्पिल ओवर इफेक्ट, क्योंकि दिल्ली में हाई राइज बनते नहीं है, एफआईआर है नहीं, वो गुड़गांव को बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक गुड़गांव से रिलेटेड है। वो ये है कि हम जो है गुड़गांव में कई प्रॉब्लम्स भी देखते हैं, स्पेशली हम मॉनसून में देखें, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम, ट्रैफिक की चलो प्रॉब्लम है ही, आज हर घर में 2-2 3-3 गाड़ियां हैं। तो एक ऐसा चेंज जो आप सोचते हो कि गुड़गांव को और बेहतर बना सकता है, और स्पेशली गुड़गांव रियल एस्टेट को वो चेंज इफेक्ट करे। गुड़गांव में जो इंफ्रा का डेवलपमेंट है वो पिछले 10 साल में मेजर है। और कोई भी चीज जब नहीं बसती है तो उसे कुछ समय जरूर लगता है, ठीक है, क्योंकि हर चीज को काम करने का, अगर हम एक बीज डालते हैं उसको पौधा बनने में इट टेक्स टाइम लगेगा, राइट, ठीक है। ओवरनाइट कभी भी कोई चीज डेवलप नहीं हो सकती, बट अथॉरिटीज बहुत अच्छे से इस पे काम कर रही है और पिछले 10 साल में उन्होंने करके भी दिखाया है, ठीक है। मुझे लगता है कि सीवरेज की थोड़ी सी एक तो वाटर लॉगिंग वगैरह की, लेकिन वो भी सब जगह नहीं है, मतलब कि उसको मगर हम हाईलाइट गुड़गांव है तो एक एक स्पॉट प्लेस पे हो सकता है, एक स्पॉट हो, लेकिन इन जनरल कम है। लेकिन हाँ देखिए, वक्त के साथ चेंजेस आए हैं पीछे। आज भी गुड़गांव म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एमसीजी है, टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, सब लोग मिलजुल के बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है हर बार उसमें कुछ ना कुछ सुधार आ रहा है और बहुत पॉजिटिव रहता है। सर, सिग्नेचर ग्लोबल ने पिछले 1 साल में 3.5x ग्रोथ देखी। मतलब इतनी रेवोल्यूशनरी ग्रोथ मेरे ख्याल से बहुत कम रियल एस्टेट कंपनी होंगी ओवरऑल इंडिया में जिन्होंने इतना अच्छा ग्रोथ लेवल देखा। तो ऐसा क्या हुआ सर पिछले 1 साल में जो गुड़गांव भी बढ़ा और सिग्नेचर ग्लोबल तो सर एक मल्टीफोल्ड ग्रोथ की तरह एक कंपनी बन के निकला? देखिए, जब हम लोग मास हाउसिंग में लिस्टिंग 1 साल पहले हुई, हाँ जी, ठीक है, जिससे मैंने पहले कहा कि हम लोग जब भी कुछ किसी कस्टमर को बेचते तो हमारे इन्वेस्टर्स को भी हमने जब अपने इक्विटी मार्केट में लिस्टिंग कराई तो हमने वैल्यू प्रोपोजिशन दिया कि भाई अगर मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी, उसको कम करके हम लोगों ने लोगों को ऑफर किया, ताकि हमारे यहाँ चाहे वो कस्टमर हो, चाहे हमारे लेंडर हो, चाहे हमारे वेंडर हो, और चाहे हमारे यहाँ इन्वेस्टर हो, हर पर्सन को पैसा होना चाहिए। तो उसी तरह से हमने जो लिस्टिंग भी करी बहुत रीजनेबल, और रियल एस्टेट ने भी, क्योंकि देखिए ग्रोथ की है पीछे 1 साल में। तीसरा, हमारा वही एजेंडा है कि हमें मास हाउसिंग पे काम करना है, तो उसका रिफ्लेक्शन हमें हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन शेयरहोल्डर्स थे और रिटेल इन्वेस्टर्स थे, उन लोगों ने हमें हाथों हाथ लिया, सपोर्ट किया, प्यार किया। कस्टमर्स भी इस तरह से हमें बड़ा वो करते हैं, तो इस तरह से हमारे इन्वेस्टर्स ने हमें पॉजिटिव उसका रिफ्लेक्शन दिया, वो हम सामने देख रहे हैं। मतलब कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है तो हमारे कस्टमर्स ने, हमारे इन्वेस्टर्स ने और इन लोगों ने, सबने मिलके, और सारे हमारे जितने भी इन लोगों ने मिलके काम किया है, उस सबका श्रेय मेरे सबसे उनको जाता है, हमें कुछ नहीं आता। नहीं, अच्छा है सर, बहुत अच्छा है कि आज कंपनी की ग्रोथ के साथ ये सारे लोग भी ग्रो कर रहे हैं, ये भी जरूरी है। अब आते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो सबसे बड़ा निकल के आता है, देयर आर मेनी चैलेंजेस। आज भी हम 2016 की से पहले की रियल एस्टेट की मार्केट देखें, जहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट से स्टक हो गए, डिलीवरी नहीं हुई। इंडियन रियल एस्टेट में ओवरऑल बात करें, और भी कई चैलेंजेस होंगे। आपको क्या लगता है कि इंडियन रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कैटर होने चाहिए? देखिए, इंडियन रियल एस्टेट में कैपेक्स बेस्ड बिजनेस है, मतलब किसके अंदर कैपिटल लगता है, फुल कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज द कोर फॉर रियल एस्टेट, क्योंकि आप जिसका कस्टमर का पैसा ले रहे हैं वो उस समय अगर मान लो किराए पे रहता है तो किराया भी दे रहा है और ईएमआई भी दे रहा है। तो इसे हार्ड मनी, यू हैव टू थिंक इन दैट मैनर कि इफ यू टेक द कस्टमर मनी, यू हैव टू, आप उसको सही जगह लगाओ, आप सही जगह लगाएं और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के तौर पे उसको उस तरह से मैनेज करें कि भी जेन्युइन तौर पे आप उसका इस्तेमाल करें। ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन कोर है रियल एस्टेट का। मेरे को लगता है क्योंकि बहुत लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर होता है, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए आपको, क्योंकि आप शुरू में सिर्फ आप
एक प्लानिंग और एक सब प्रोजेक्ट आप बेचते हो, डिलीवरी होने में तो 4 साल लगता है। उसमें फाइनेंशियल प्रूडेंस एंड फाइनेंशियल डिलीवरी, ठीक है, दैट्स द कोर। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि सब फाइनेंशियली हर किसी कंपनी को अच्छे तरीके से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। गुड़गांव में तो आपने अफोर्डेबल पहले हाउसिंग लाए, तो उसमें पायनियर की तरह निकल गया आप। मिड सेगमेंट बड़ा अच्छा किया, मिड सेगमेंट में भी वैल्यू होम्स की तरह मैं गलत नहीं होऊंगा, सबसे ज्यादा फ्लोर्स अगर गुड़गांव में है तो सिग्नेचर ग्लोबल के हैं। अब लग्जरी भी आ गए हैं। तो गुड़गांव को छोड़ के सर अगर कोई और मार्केट आपका विजन हो या आप सोच रहे हो ओवरऑल इंडिया में आप जाना चाह रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्योंकि ग्रास रूट से उठे हुए हैं, तो हम एकदम कदम जमा के काम करने का प्रयास करें। गुड़गांव के मार्केट को पूरी तरह से अंडरस्टैंड, क्योंकि रियल एस्टेट ओवरनाइट की जर्नी नहीं है, आपने आज सोचा और कल करा नहीं। पहले आप पैर जमा के काम करें, क्योंकि आपके साथ जो इतनी हजारों लोगों की फैमिली खड़ी है, आपको पहले उनके बारे में सोचना है, बाद में अपने बारे में सोचना है। राइट। तो पहले हम गुड़गांव के अंदर अच्छे से पूरा एनसीआर के मार्केट को, हमारा लगता है कि हम एनसीआर के अंदर फर्स्ट स्टेप हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। वो क्योंकि देखिए ये कंप्लीट एक स्टेप बाय स्टेप चलने का एक मैकेनिज्म है। कंपनी 100 साल की है, अभी 10 साल हुए, 90 और बचे। तो हम लोग अपने आराम से अपना गुड़गांव को पहले स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हमने करनाल में भी प्रोजेक्ट उसी में एनसीआर के विजन के अंदर एक्स्ट्रा किया, गाजियाबाद में भी हम लोगों ने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है। प्लस में इधर वाले नोएडा का भी सोचेंगे कि लॉन्ग टर्म में वहां पर भी आए, ताकि जहां पर भी जाएं उन लोगों की लाइफ को बेहतर कर सकें। राइट। चलो एक व्यूअर्स को एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया कि शायद नोएडा में भी सिग्नेचर ग्लोबल जल्दी आ सकता है। सर आगे चलते हैं। सो एक्सपेंशनिस्ट तो सर मेरे को दिखती है कंपनी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी टाउनशिप्स, ये एक जरूर पॉइंट है जहाँ पे 3, 4, 5 एकड़ में प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। हम 100 एकड़ की टाउनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये टाउनशिप पे मैं पॉइंट ऑफ व्यू आपसे पूछना चाहूंगा सर, प्रोजेक्ट वर्सेस टाउनशिप। हम 100 एकड़ प्लस की 3 टाउनशिप्स बना रहे हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सो इसमें हम ये अलग क्या कर रहे हैं और मार्केट से और डेवलपर से, क्या अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सिग्नेचर ग्लोबल ने क्योंकि वक्त के साथ ट्रांसफॉर्म किया है। आज हम प्रोजेक्ट नहीं बना रहे सिंपल, हम लाइफ बनाने की तरफ बात कर रहे हैं। कंप्लीट लाइफ की थ्योरी पे काम कर रहे हैं। 4 मेजर इंफ्रा डेवलपमेंट हैं पूरे गुड़गांव की। एनपीआर यानी द्वारका एक्सप्रेसवे, सेकंड इज एसपीआर, थर्ड इज दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे, चौथा है तो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे। 4 एक्सप्रेसवे पूरे गुड़गांव को कैप्चर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। चारों की लोकेशंस पे सिग्नेचर ग्लोबल इस तरह की विजनरी स्पेस बना रहा है। अगर मैं एसपीआर, जिसको सेंट्रल गुड़गांव बोलते हैं, बिल्कुल हब है एकदम, वहां पर करीबन हम पूरा एक लार्जर डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। फेज मैनर में आएगा, ठीक है। उसके अंदर हम कोशिश ये कर रहे हैं, सारी चीजें हम कस्टमर्स को मानते हैं, चाहे उनका घर हो, चाहे उनके लिए शॉपिंग का प्लेसेस हो, स्कूल हो, ठीक है, क्लब्स हो, पूल्स हो, ठीक है, ऑफिस स्पेसेस हो, और भी जितनी भी उसकी लाइफ को पूरा करने के लिए चीजें, सिंगल ईच एंड एवरीथिंग एट सिंगल प्लेसेस। उसी कड़ी में हम लोगों ने रिसेंट एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था गुड़गांव एक्स फैक्टर के नाम से, दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस में बैंग ऑन रोड। वहां पे हमने 125 एकड़ की टाउनशिप लॉन्च की। उसके अंदर उसका खुद का पर्सनल स्कूल है, ग्रेट, उसका खुद का अपना एक मॉल डेवलप कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। ITITS की प्लॉट्स हैं जहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, वहाँ ऑफिस को वर्किंग स्पेसेस बनेंगे, और चौथा घर, और पांचवा वहाँ पे क्लब और अमेनिटीज। अगर मैं बात कहूँ तो अगर लाइफ में उसकी अगर एम्प्लॉयमेंट भी वहीं पर है तो उसे टाउनशिप से बाहर जाने की जरूरत नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस सबसे अच्छा हो जाएगा। हाँ। जिंदगी में आदमी के ट्रैफिक में 3 घंटे जा रहे हैं, वो 3 घंटे में उसकी लाइफ में ऐड कर देना चाह रहा हूँ। इसी रेंज में हम तीसरा प्रोजेक्ट हमने एक सिटी ऑफ कलर्स के नाम से बैंग ऑन NH8 लॉन्च किया। वो भी सेम कॉन्सेप्ट पे है। तो वी आर नॉट डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स, वी आर डेवलपिंग टाउनशिप विद कंप्लीट लाइफ कॉन्सेप्ट, एंड टू एंड, ताकि लाइफ में आपकी ट्रैफिक मूवमेंट ना हो, हाँ, ग्रीन लिविंग भी हो, लिव वर्क एंड प्ले एंड रेजुवेनेट ऑल एट सिंगल प्लेस। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। आज सिग्नेचर ग्लोबल में धीरे धीरे करके कारवां बड़ा हो रहा है, मेनी मोर पीपल आर ज्वाइनिंग यू सर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइंड। सो एक एज अ करियर अपॉर्चुनिटी
मैं जानना चाहता हूं पर्सनली, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनकी एक एस्पायरिंग कंपनी होगी सिग्नेचर ग्लोबल। सो कैसा है सिग्नेचर ग्लोबल का कल्चर यहाँ पर, कैसे आप लोग एज अ फैमिली काम करते हैं, ये 2 या 3 पॉइंट्स में आप शेयर कर सके। सिग्नेचर ग्लोबल में एक तो हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारे यहाँ हमारे इन हाउस एम्प्लॉयज हों या हमारे साथ उनको हम, और साथ में जो हमारे साथ चाहे लेंडर हो, वेंडर्स हो, और ये हमारे यहाँ सप्लायर्स हो या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, हम लोग उनको वी ट्रीट देम लाइक द सिग्नेचर ग्लोबल एक्सटेंडेड फैमिली। ओके, हम लोग सिग्नेचर ग्लोबल फैमिली मानते हैं। वी कोशिश ये करते हैं कि हम उनको उसी तरह से टेक केयर कर सकें जिस तरह अपनी फैमिली को हम टेक केयर करते हैं। और हमने कोरोना में उस चीज का रिफ्लेक्शन कोशिश करी है कि जब भी वो लाइफ में मुसीबत में थे, हम लोग ऑलवेज एज फैमिली, नॉट एज कंपनी बट एज ए फैमिली, हम उनके साथ खड़े हुए थे। दूसरा, कैरियर ऑप्शन की अगर बात करें, मुझे लगता है रियल एस्टेट एज ए कैरियर बहुत ब्राइट है। कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी पर्सन जो भी इस कैरियर को यहाँ पे लाइफ में बनाने वाला है, वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इंडिया की जीडीपी में आज भी सिर्फ 7% हिस्सा, 7% हिस्सा रियल एस्टेट का। राइट। अभी एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, तो उसमें रिपोर्ट के हिसाब से शायद 13%, यानी कि 7 से 13% तक वो बढ़ने वाला है। यानी कि 7% जो आज है, करीबन ऑलमोस्ट दुगना रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ने वाला है, क्योंकि अपना कंट्री यंगेस्ट कंट्री तो वो है। राइट। तो मुझे लगता है एज ए कैरियर ऑप्शन रियल एस्टेट बहुत स्ट्रांग है। तीसरा, अगर हम सिग्नेचर ग्लोबल के अंदर कैरियर की बात करें, तो सिग्नेचर ग्लोबल में आज भी हम लोग करीबन अगले कुछ सालों में 50,000 करोड़ रुपए के आसपास की लॉन्चेस लेके आए। अगर मैं जितने मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके यहाँ जो साथ में काम करने वाली पूरी टीम है, उनको अगर कहूँ कि वो सिग्नेचर ग्लोबल के साथ काम करें, तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और जाने की मतलब कि हम वो डेडिकेटेड होके हमारे साथ काम कर सकते हैं। और हम लोग लेट्स ग्रो की फिलॉसफी पे, लेट्स ग्रो टुगेदर की फिलॉसफी पे चलते हैं। तो उस फिलॉसफी में मुझे लगता है उनकी लाइफ में और बेटर हम ग्रोथ करवा सकते। राइट। सो क्विकली सर, अब हम चलते हैं रैपिड फायर राउंड में। सो आपको मैं 3 ऑप्शंस दूंगा, आपको एक तीनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है। सो रैपिड फायर राउंड का सबसे पहला क्वेश्चन आता है, गुड़गांव को किस निकनेम से हम बुलाएं? पहला है मिलेनियम सिटी, दूसरा है लग्जरी हब, और तीसरा पॉइंट जरूर है, वो है ट्रैफिक कियोस्क। मिलेनियम सिटी। अच्छा सर। सेकंड आता है सर, सिग्नेचर ग्लोबल की ऐसी कौन सी यूएसपी है जो इसके कॉम्पिटिटर से इसको अलग बनाती है? सो पहला ऑप्शन है वैल्यू होम्स, दूसरा है रिलायबल ब्रांड, तीसरा है एक्सपेंशनिस्ट। वैल्यू होम्स। ओके। इंडियन रियल एस्टेट के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस में से 3 चैलेंजेस जो मुझे लगता है मैं आपके सामने रख रहा हूं। रेगुलेटरी इशू है, फंडिंग कंस्ट्रेन है, या फिर अफोर्डेबिलिटी है? मुझे लगता है रियल एस्टेट में अभी अफोर्डेबिलिटी थोड़ा सा, क्योंकि लैंड की कॉस्ट बढ़ गई है। राइट। बट ओवरऑल मेरे को लगता है कुछ चैलेंज ये भी सॉल्व हो सकते हैं। ये बाकी दोनों कोई चैलेंज मुझे नहीं लगता। ओके। नेक्स्ट आते हैं सर, अलग अलग माइक्रो मार्केट में आपके प्रोजेक्ट्स है सर। सो मैं जानना चाहता हूं, कौन सी माइक्रो मार्केट 2030 में सबसे अच्छा करेगी? पहला पॉइंट है द्वारका एक्सप्रेसवे, दूसरा पॉइंट है आपका एसपीआर, और तीसरा पॉइंट है मेन सोना रोड। देखिए, मेरे प्रोजेक्ट तीनों जगह हैं। तो ही मैंने पूछा सर। मुझे लगता है तीनों मार्केट्स के अपनी अपनी जो क्लास है उसको कैटर करते हैं। कस्टमर, अगर किसी कस्टमर को अगर दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पे लेना है, तो अगर 2 करोड़ रुपए का टिकट लेना है तो उसके लिए वो बढ़िया है। राइट। ठीक है। अगर किसी को 5 या 6 करोड़ या 7 करोड़ या इस रेंज का लेना है, तो आई थिंक सो सेकंड बेस्ट इज एसपीआर, क्योंकि एसपीआर सेंट्रल गुड़गांव की लगता है। तीसरा एनपीआर अपने आप में स्टेट ऑफ आर्ट है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, वहां पर भी 4 करोड़ के, 5 करोड़ के, 6 करोड़ के टिकट आ रहे हैं। फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है। तो मुझे लगता है तीनों, फिर भी तीनों में से आपको एक चूज करनी पड़े सर, अगर तीनों में से मुझे एसपीआर का मार्केट बहुत स्ट्रांग लगता है, वेल प्लेस्ड लगता है, मतलब बीच में हो गई, बीच में। अगला आता है सर, आपको एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाने का मौका मिले कहीं पे भी इंडिया में, सो 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है लग्जरी विलास, दूसरा ऑप्शन है फार्म हाउसेस, और तीसरा ऑप्शन है हॉलिडे होम्स।
मैं ये कहूंगा, ये मेरा अगर लाइफ की अगर ड्रीम की बात करें तो मेरे लिए तीनों नहीं है। अच्छा, ओके। मेरे लिए चौथा ड्रीम है, जितने ज्यादा लोगों की लाइफ को बेहतर बना पाऊं, लोगों को लाइफ में छत दे पाऊं, जो लोग आज भी किराए पे रह रहे हैं, सही है, जो लोग आज भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम उनकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर या उनकी रीजनेबल उनके अंदर हम वैल्यू होम्स दे पाए। तो मासेस को कैप्चर करना आपने, तो चौथा पॉइंट हम डाल देते हैं इसमें, मासेस को कैप्चर करना। अगला आते हैं सर, 3 टाउनशिप्स बना रहे हैं हम। तो एक है एक्स फैक्टर, दूसरी है सिग्नेचर ग्लोबल टाउनशिप और तीसरी है सिटी ऑफ कलर्स। तो आपके दिल के करीब कौन सी तीनों में से? देखो, वो तीनों प्रोजेक्ट तो बहुत दिल से प्लान किए हुए हैं जी, ठीक है। हर चीज में हर पर्सन के लिए अच्छे से अच्छी बेस्ट आर्किटेक्ट लाके, बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर लाके उनको डिजाइन किया गया है। और लेकिन देखो, अगर किसी मदर से पूछा जाए कि आपको तीनों बच्चों में से कौन सा बच्चा प्यारा है? तो मदर के लिए तीनों बच्चे प्यारे होते हैं। राइट। तो ये टफ है आपके लिए चूज करना। ठीक है सर, अगला आते हैं जिसमें 3 ऑप्शंस दोबारा देता हूं आपको। इंडियन रियल एस्टेट की परफॉर्मेंस अगले 4-5 साल में 2030 में बुलिश रहेगी, बेयरिश रहेगी या स्टेबल रहेगी? देखो, अर्बनाइजेशन इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोथ कर रहा है, यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। अभी हम लोगों ने एक गुड़गांव का भी डाटा डिस्कस किया। दिल्ली इंडिया का भी अर्बनाइजेशन का परसेंटेज बहुत फास्ट बढ़ रहा है। राइट। मैंने भी एक डाटा पढ़ रहा था, उस डाटा के हिसाब से 1950 में 30% हम लोग अर्बन थे और 70% रूरल थे। उस डाटा के हिसाब से 2050 तक हम लोग 68% अर्बन हो जाएंगे। उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो जाहिर सी तो जो ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की बहुत इंटैक्ट है। जो हमारे बहुत फास्टेस्ट हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अर्बनाइजेशन भी उस तरह से ग्रोथ कर रही है। तो मुझे लगता है कि जब ये दोनों चीजें बेटर कर रही होंगी तो रियल एस्टेट पीछे कैसे रह सकता है? उसे स्ट्रांग ही होना चाहिए और पॉजिटिव। तो बुल रन चलता रहेगा रियल एस्टेट। हाँ, इन सारे फैक्टर्स के हिसाब से तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट नजर आता है। लास्ट क्वेश्चन सर, सिग्नेचर ग्लोबल का प्राइमरी गोल क्या है नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए? एक्सपैंड टू न्यू मार्केट या करंट गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में अपना मार्केट शेयर इंक्रीज कर देना, या फिर सबसे बड़ी बात है सबसे ज्यादा डिलीवरीज देना? मेरी समझ से सबसे ज्यादा डिलीवरीज देना वो ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। लोगों को घर बेचे हैं, उनके हार्ड एंड मनी लिए, जितनी जल्दी उनको हम डिलीवर करेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेट। सो सर, चैलेंजेस के बारे में बात हो गई, पूरे गुड़गांव रियल एस्टेट के बारे में बात हो गई और अफोर्डेबिलिटी के बारे में हमने बात की। 2-3 ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहता हूं। आज जो भी कस्टमर सिग्नेचर ग्लोबल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो एक मैसेज आप उनको दे पाए, बिकॉज दे आर ऑल्सो बिकमिंग योर एक्सटेंडेड फैमिली। तो आप एक डायरेक्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे सर उन्हें? पहले तो मैं उनको आपके माध्यम से सबको इतना लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ देम कि जिन लोगों ने आज सिग्नेचर ग्लोबल को बनाया है। सिग्नेचर ग्लोबल एक्चुअल बिलोंग्स टू दोज कस्टमर। राइट। और जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं डे एंड नाइट, हमारी पूरी टीम, हम लोग पूरा मेहनत से उनके जो घर का सपना है पूरा करने में लगे हुए हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हम लोग आपको कहें, हम कोशिश करें कि उन प्रोमिसेस को डिलीवर करने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल से भी बाहर होते हैं। स्टिल सिग्नेचर ग्लोबल पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है और उनका घर का सपना पूरा करने में लगी हुई है और आगे भी हम ऐसे ही लगे रहेंगे। मेरा मन तो ये होता है कि जितने हजारों लाखों लोग जिन लोगों को आज किराए पे रहते हैं आज घर पे, या उनकी अफोर्डेबल घर नहीं ले पा रहे हैं, या उनकी लाइफ में जो भी हम वैल्यू एडिशन करके उनके घर की लाइफ को हम बेटर बना पाएं, जितने ज्यादा लोगों को लाइफ को अच्छा कर पाएं। ग्रेट। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत सारे इनसाइट्स आपने शेयर किए और कई नई चीजें हमें भी सीखने को मिली, और इतनी जेन्युइन तरीके से एथिकल बिजनेस को रियल एस्टेट में लेकर आने वाले सर आप पूरी कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही मिलते रहेंगे सर, और प्लीज अपनी ब्लेसिंग्स हमारे पे रखिएगा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।